और हमारी इस खास पेशकश देश प्रदेश में आपका स्वागत है। शुरुआत हम बिहार से कर रहे हैं, जहां से दुखद खबर आई है। पटना से सटा पालीगंज बिहार का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। एक शादी के समारोह में शामिल हुए करीब 300 लोगों में से 111 कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बाराती से लेकर हलवाई और फोटोग्राफर तक संक्रमित हो चुके हैं। 15 जून को दरअसल ये शादी थी, जिसके 2 दिन बाद ही 17 जून को दूल्हे की मौत हो गई थी, जो बेहद चौंकाने वाला है। दूल्हा गुड़गांव में इंजीनियर था और शादी के करीब 20 दिन पहले कार से अपने घर पहुंचा था। दूल्हे की मौत के बाद बारात और फिर अंतिम संस्कार में शामिल कई लोगों में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए। जांच हुई तो कई लोग कोरोना पॉजिटिव निकले और इसके बाद हर किसी की जांच कराई गई, जिसमें एक के बाद एक 100 से ज्यादा लोग संक्रमित निकलते चले गए। पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। सभी संक्रमितों को फिलहाल आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया है। पालीगंज में जिला प्रशासन को यह सूचना मिली कि वहाँ पर कोई एक शादी हुई है, जिसमें जो ब्राइड ग्रूम थे उनकी मृत्यु हो गई है अचानक से बिना कारण के। तो उसमें पूरी जानकारी प्राप्त की गई और पूरी जानकारी प्राप्त करके उसमें उनके परिवार वालों की जांच कराई गई 2 चरण में। एक बार पहले जांच में 15 लोग पॉजिटिव आए, दूसरे जांच में 79 लोग पॉजिटिव आए। इस प्रकार से कुल 94 वहाँ लोग हैं जो पॉजिटिव आए हैं। उन सभी का इलाज जो है सब डिविजनल हॉस्पिटल मसौढ़ी और ESI बीटा में कराया जा रहा है। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मनीष कुमार। मनीष, बेहद दुखद ये खबर है, क्योंकि शादी के 2 दिन बाद ही दूल्हा जो है उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिर 50 लोगों की इजाजत के बावजूद शादी में 300 लोग कैसे शरीक हो गए? क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? निश्चित रूप से प्रशासन को शायद अगर जानकारी होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन हाँ, ये एक बात को दर्शाता है कि जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो किस तरीके से जो सरकारी नियम हैं या जो भी गाइडलाइंस हैं उसका कैसे खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं। इसी शादी के संबंधित एक और बात यह भी है कि इस दूल्हे की शादी के पहले एक तिलक भी हुआ था, वहाँ भी 100 से अधिक लोग जमा थे और साथ ही साथ शादी में भी 350 से अधिक लोग जमा हुए थे। लेकिन बात इतने लोगों की जमा होने की नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जब बीमारी के लक्षण दिखाई दिए तो किसी ने अंत्येष्टि के समय उनका जो दूल्हा था उसका सैंपल लेने की कोशिश नहीं की और इसे एक तरह से जल्दीबाजी में कहिए कि मामले को दबाने के लिए उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। और बाद में जब ये मामला खुला भी वो परिवार वालों के कारण नहीं, बल्कि किसी स्थानीय व्यक्ति ने पटना के जिलाधिकारी को फोन कर सारे सबूत के साथ में सूचित किया और कहा कि ये काफ़ी बड़ा मामला है। उसके बाद जब जांच कराई गई तो पहले 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद में 350 लोगों का सैंपल लिया गया, उसमें इतनी बड़ी संख्या और आज जो संख्या है वो 111 तक पहुंच गई है। तो ये एक पूरा जो मामला आप कह सकते हैं ना केवल परिवार वालों के द्वारा नेग्लिजेंस की है, साथ ही साथ ये भी लगता है कि प्रशासन को किसी को भी शादी की अनुमति देने के साथ साथ ये भी कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर कैसा अटेंडेंस है, किस तरीके से उसकी मॉनिटरिंग हो सके। अदिति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर लोगों को खुद ध्यान रखने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ज़रा भी लापरवाही बरतते हैं तो मामले इस तरह से सामने आ सकते हैं जो बिहार के पालीगंज में हुआ। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां पर कल अब मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार होने जा रहा है। भावी मंत्रियों की सूची लेकर राज्य के बीजेपी प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे आज भोपाल पहुंचने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जो 22 विधायक हैं, उसमें से 18 सिंधिया समर्थक है, जिनमें सिंधिया गुट जो है 11 को अब मंत्री बनाना चाहता है। बाकी के 4 विधायकों को भी मंत्री पद देने का दबाव है। ऐसे में बीजेपी विधायकों में खलबली मची हुई है और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं उनमें भी एक नाराजगी है अगर कांग्रेसियों को ज्यादा यहाँ पर तवज्जो दी जाती है। इससे पहले आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है वो संभालने जा रही हैं। और हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी का। अनुराग, यहाँ पर स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है शिवराज सिंह चौहान के लिए। एक तरफ सरकार चलाने की चुनौती है, वो भी लंबे वक्त तक अगर सुचारू रूप से चल जाए तो, क्योंकि बहुत खींचतान यहाँ पर दिख रही है और दूसरी तरफ उपचुनाव आ रहे हैं। ऐसे में किसको तवज्जो दी जाए मंत्रिमंडल में और किसको नहीं दी जाए? क्या इसको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ लग रहा है या अब सब कुछ फाइनल हो चुका है?
देखिए, अब तो सब कुछ फाइनल हो गया अदिति, लेकिन इतनी जो देरी हुई है इसको लेकर विपक्ष के भी सवाल हैं। जिन लोगों को इन वेटिंग है वो यानी इंतजार कर रहे हैं उनके अपने सवाल हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सरकार बदलने के चक्कर में बीजेपी कहीं ना कहीं जो उनके वरिष्ठ नेता हैं उनको नजरअंदाज कर रही है। क्योंकि अब ये साफ हो गया है कि बहुत सारे शिवराज सिंह के जो चहेते मंत्री जो पिछले 2 या 3 बार से मंत्री बने चले आ रहे थे उनको अब जगह नहीं दी जाएगी। संगठन चाहता है कि नए चेहरों को मौका दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इसी पसोपेश में सत्ता, संगठन और संघ के बीच ये मंत्रिमंडल का पेच फंसा रहा। शिवराज सिंह दिल्ली गए, वहां से होकर आए, कल उन्होंने कहा था अभी नहीं होगा, और अब कल जाकर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। इस बात की हम पुख्ता जानकारी आपको दे सकते हैं। आज आनंदीबेन पटेल आएंगी, अपना शपथ लेंगी और रात को भोपाल में ही रुकेंगी, और कल जो संभावित मंत्रिमंडल है उसका विस्तार हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे ने भी दिखा दिया कि वो आए तो हैं अपनी शर्तों पर बीजेपी में और अपने पद लेकर ही मानेंगे, और इसकी वजह से बीजेपी खेमे में खलबली है। जैसा मैंने कहा, एक पेच ग्वालियर चंबल में भी है, क्योंकि जो उपचुनाव होंगे 24 सीटों के ज्यादातर सीटें वहीं पर है। ऐसे में बीजेपी के कुछ कद्दावर जो मंत्री है, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में हो या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, ये सारे उसी इलाके से आते हैं। और उस इलाके में किसी की भी नाराजगी इन उपचुनाव में, क्योंकि जो स्थिति है मध्य प्रदेश विधानसभा की वो ऐसी है कि बीजेपी को इसमें से अधिकतम सीटें चाहिए होंगी अगर वो सरकार को सुचारू रूप से आने वाले 3 साल 3.5 साल चलाना चाहे। क्योंकि इसमें अगर आगे पीछे होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थितियां इस जो मंत्रिमंडल का विस्तार है इससे उसकी परेशानियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि एक नई परेशानियों की शुरुआत होगी जो जब तक सरकार चलेगी वो दिखती रहेगी और टीसती रहेगी उसको। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। अब कल जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके बाद कुछ और नाराजगियां, कुछ और मनमुटाव जो हैं वो भी जरूर सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर संभल के गुन्नौर तहसील के गांव सिरोरा काजी में सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त तो करा लिया और गांव वालों के लिए एक ग्रामीण स्टेडियम बनाने की योजना अब यहां पर बनाई गई है। इससे गांव में आए प्रवासी मजदूर जो हैं उनके समेत गांव के कई श्रमिकों को मनरेगा के अंतर्गत काम मिलने लगा है। प्रशासन के अनुसार ये अपनी तरह का पहला स्टेडियम होगा जो गांव के लोगों के लिए बनाया गया है। इससे गांव के युवक भी आत्मनिर्भर बनेंगे और पारंपरिक खेलों की तरफ से भी उनका रुझान जो है वो बढ़ाया जा सकता है। उधर गोरखपुर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव हो गया। सड़कों पर भारी पानी की जो मात्रा थी वो हो जाने से नालियों के नालियां जाम हो गई और मुश्किलें लोगों की वहां पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर इलाकों की बात करें तो कॉलेज रोड, बाईपास रोड और नौशहरा मोहल्ला जो है इसके समेत कई ऐसी जगह थी जहां पर बारिश का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगा, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस तरह से गाड़ियां कल निकल कर जा रही थी, काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि कई मोहल्लों में बारिश बंद होने के बाद अब धीरे धीरे पानी उतरने लगा है। उधर अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट मार्केट को बंद कर दिया गया है। दरअसल एक कारोबारी के पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने 48 घंटों के लिए बाजार को बंद करने का आदेश दिया है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा 24 मामले अलीगढ़ में ही सामने आए हैं, इसलिए यहां पर एहतियातन इस बाजार को बंद करना पड़ा है। चीन से सीमा विवाद के बीच सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके फैसले से कई लोग परेशान हैं, खासकर टिकटॉक जो इस्तेमाल करते थे वो लोग, क्योंकि उन लोगों में ये काफ़ी लोकप्रिय था। लेकिन प्रयागराज के टिकटॉक स्टार ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकार ने देश हित में ये फैसला लिया है और उनका ये भी मानना है कि जल्दी ही भारतीय कंपनी जो है वो इस तरह के कोई ऐप को लेकर सामने आएगी जिससे लोग उसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर विवाद के बाद देश भर में चीन को लेकर नाराजगी है और अब आम लोग भी चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर गंभीरता से विचार करने लगे हैं। पटना के धर्मवीर इस विवाद से पहले चाइनीज एक्सेसरीज बेचा करते थे, तब बिक्री भी बम्पर होती थी और उनका पारिवारिक जीवन भी ठीक से चल रहा था। लेकिन मौजूदा हालात में उन्होंने चाइनीज सामान नहीं बेचने का फैसला तो कर लिया। तड़क भड़क वाले चाइनीज सामान की जगह वो भारतीय सामान लेकर आए हैं, लेकिन वो महंगे हैं और उसकी बिक्री पर उनका अब असर पड़ने लगा है। धर्मवीर कहते हैं कि 3 महीने के लॉकडाउन और चीनी सामान के बहिष्कार से अब वो धीरे धीरे कर्ज में डूबने लगे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये ठान लिया है कि वो भारतीय सामान ही बेचेंगे और उनका ये भी मानना है कि भारतीय ग्राहकों का रवैया भी धीरे धीरे जरूर बदलेगा।
आगे बढ़ते हैं। देश कोरोना के साथ साथ टिड्डियों से भी जंग लड़ रहा है। लगातार लंबा वक्त जब हो गया है जब टिड्डियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपना आतंक फैलाया हुआ है। 28 साल बाद टिड्डियों ने इतना खतरनाक हमला किया है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश कोई इसके प्रकोप से नहीं बच पाया। पाकिस्तान से आया टिड्डियों का दल फसलों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। देश में पहली बार टिड्डियों से निपटने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर दवा का छिड़काव किया जा रहा है। ओडिशा की बात करते हैं। भगवान जगन्नाथ मौसी बाड़ी में 9 दिनों तक विश्राम करने के बाद आज मुख्य मंदिर लौटेंगे। उनके साथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम भी रहने वाले हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा वापसी उत्सव के दौरान भीड़ एकत्र होने से बचने के लिए पुरी प्रशासन ने एक बार फिर से कर्फ्यू यहां पर लगा दिया है, जिस तरह से रथ यात्रा की शुरुआत में लगाया गया था। बाहुड़ा यात्रा के नाम से मशहूर इस उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ श्री मंदिर में लौटेंगे। पुरी में प्रवेश के सभी रास्ते सील रहेंगे और कर्फ्यू के समय में रथ यात्रा उत्सव में शामिल वाहनों के अलावा किसी और वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस घोषणा के एक दिन पहले ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रथ यात्रा वापसी उत्सव को सफल बनाने के लिए लोगों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आज से चारधाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड के चमोली जिला प्रशासन ने बद्रीनाथ में चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार की यात्रा को लेकर कुछ विवाद भी रहा है। कोरोना के खतरे की वजह से जिन रास्तों से यात्रा गुजरनी है वहां के लोगों ने कुछ विरोध जताया। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस ने भी राज्य सरकार पर यात्रा को लेकर जल्दबाजी करने का आरोप लगाया, लेकिन कुछ इंतजाम जो हैं वो कर लिए गए हैं और सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को ही यात्रा की इजाजत है। उधर हांगकांग में रहने वाले एक भारतीय कारोबारी ने लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे लोगों के हांगकांग लाने की व्यवस्था की है। इस फ्लाइट में 344 लोग वापस जा रहे हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। हर साल जनवरी-फरवरी में हांगकांग में रहने वाले भारतीय कारोबारी भारत आते हैं। ये व्यवसायी इस बार यहीं फंस गए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू नहीं हो पाई तो रवि बोडकी नाम के कारोबारी ने हांगकांग में अपने दोस्तों से चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था करने की गुजारिश की और अब इन्हें भेजा गया है। 3 महीने से ज्यादा समय के बाद आज से ओडिशा में शराब की बिक्री एक बार फिर शुरू कर दी गई है। आबकारी विभाग ने अधिसूचना यहां पर इसके लिए जारी भी कर दी है। राज्य भर में शराब की दुकानें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। होम डिलीवरी की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। दुकानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ई टोकन और टाइम स्लॉट की बुकिंग के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर राज्य सरकारों का बहुत बड़ा एक जो राजस्व है, जो कमाई है, वो शराब की बिक्री से आती है। इसलिए धीरे धीरे करके करीब सभी राज्य अब शराब की बिक्री शुरू कर रहे हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना महामारी से जूझ रहे मरीजों का ख्याल डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर रख रहे हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। आज डॉक्टर डे के मौके पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अजय कुमार गुप्ता ने सैंड आर्ट के माध्यम से डॉक्टरों का धन्यवाद किया है और रेत पर डॉक्टर को शुक्रिया इस तरह से अदा किया है। लगातार तेज बारिश का असर दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में देखा जा रहा है। दार्जिलिंग में भूस्खलन, नेशनल हाईवे 555 और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। कुर्सियांग सब डिवीजन के पगला झोरा इलाके में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों के जीवन पर भी गहरा असर पड़ा है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। उधर दक्षिण रेलवे के अधिकारियों ने मंगलवार को रेलवे इंजन में लगाए गए नए सेंसर्स की जांच पवन रेलवे पुल पर की है। इसके लिए पुल पर एक हल्के इंजन को दौड़ाया गया। रामेश्वरम के इस रेलवे पुल पर इस इंजन के एक्सीलरोमीटर की भी जांच की गई।
और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। सांसद के घर पर हाथी का हमला। छत्तीसगढ़ आए दिन हाथी जंगल से निकलकर यहां पर गांव में घुस जाते हैं और फसलों सहित पेड़ पौधों को बर्बाद करते हैं। इस बार एक हाथी ने भाजपा सांसद गोमती साई के घर पर ही धावा बोल दिया और यहां पर काफी तबाही हाथी ने मचाई है। सांसद के घर के आसपास के सारे पेड़ पौधे जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं। साथ ही एक सौर पैनल को भी नुकसान पहुंचा है। भारत में तीरंदाजी के 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपिका कुमारी और अतानु दास शादी के बंधन में बंध गए हैं। दीपिका पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 और ओलंपियन है। दोनों ने 2013 में कोलंबिया में हुए वर्ल्ड कप में मिक्स डबल का कांस्य पदक भी जीता था। खास शादी के मौके पर रांची के मोरहाबादी स्थित बैंक्वेट हॉल को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया। कोरोना से जुड़ी पाबंदियों और एहतियात की वजह से शादी में ज्यादा लोग शामिल नहीं हुए।